सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर विराजमान हो। हमारे मध्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। हम उनका ससम्मान और श्रद्धा से स्वागत करते हैं। संस्कृति की शिखा जले, नव चेतना का दीप जले, सेवा की इस धरती पर नई परंपरा का गीत बहे। मैं नेहा सुमित मिश्रा, आईटी और एचआर प्रबंधक, माधव नेत्रालय, आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करती हूं। यह केवल एक शिलान्यास नहीं, बल्कि सेवा के नए युग की शुरुआत है। सर्वप्रथम श्री निखिल जी मुंडले, उपाध्यक्ष, माधव नेत्रालय ट्रस्ट और दीनदयाल शोध संस्थान के अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष से आग्रह है कि मंच पर आकर विशेष अतिथियों का स्वागत करें। संघर्ष की मिट्टी से जिन्होंने स्वर्णिम भारत रचाया है, हर भारतवासी के मन में जिन्होंने आशा की जोत जलाई है, आइए अभिनंदन करें हमारे देश के गौरव, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। संस्कार, समर्पण और संस्कृति की जोत जलाने वाले, राष्ट्र को एकता की माला में पिरोने वाले, आइए वंदन करें परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत का। धर्म, दर्शन और सेवा के आलोक है जिनकी वाणी, जिनके आशीर्वाद से हर क्षेत्र में समृद्धि आए असीम। आदर पूर्वक अभिनीत करें परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज का। ज्ञान और भक्ति का संगम है जिनका वचन, जिनके प्रवचनों से मिलता है जीवन का अमृतमय संगम। स्वागत करें परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का। श्री निखिल जी मुंडले का हार्दिक आभार। मैं आदरणीय डॉक्टर अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी, महासचिव माधव नेत्रालय, से निवेदन करती हूं कि शेष अतिथियों का स्वागत करें। संघर्ष के अंगारों से जिन्होंने सेवा की राह बुनी, निष्ठा और कर्मठता से महाराष्ट्र की शान बनी, हमारे देवा भाव माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का हार्दिक स्वागत। जो सड़कों से जोड़े दिलों को, जो निर्माण से बनाए भविष्य को, ऐसे कर्मवीर दूरदर्शी नेता माननीय नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत। अब सुश्री मनीषा काशिकर जी और उनकी टीम माधव नेत्रालय का फूल गीत प्रस्तुत करेंगी।
आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे अपने स्वागत शब्द प्रस्तुत करें। नमस्कार। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर परम पूज्य डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी का आज शुभ जन्म दिवस भी है तथा जिनके नाम पर इस प्रकल्प का शिलान्यास संपन्न हो रहा है, ऐसे परम पूजनीय द्वितीय सर संचालक श्रद्धेय माधवराव गोलवलकर जी, आप दोनों के चरणों में नमन करते हुए सबको मेरा सादर प्रणाम कर रहा हूं। मंच पर आसीन आदरणीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, परम पूज्य सर संचालक हमारे प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक डॉक्टर मोहन जी भागवत, चुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडेश्वर पूज्यपाद स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री निष्ठावान युवा नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय केंद्रीय मंत्री दृढ़ शक्ति के धनी आदरणीय नितिन जी गडकरी, माधव नेत्रालय की संकल्पना फरवरी 1995 में माधव नेत्रालय से प्रारंभ हुई तथा 2018 में गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर इसके सिटी सेंटर का शुभारंभ हुआ। जिस भूमि पर शिलान्यास समारोह संपन्न हो रहा है, ऐसी लगभग 6 एकड़ भूखंड पर 5 लाख वर्ग फीट से अधिक भवन निर्माण की योजना सुनिश्चित की गई है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 517 करोड़ रुपए है। यहां पर 14 ओपीडी, 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जिसमें विश्व स्तरीय आधुनिक उपकरणों का समावेश रहेगा। यहां पर नेत्र से संबंधित सभी रोग का परीक्षण व शल्य क्रिया की सुविधा के साथ दृष्टिबाधित पुनर्वसन केंद्र, शैक्षणिक व अनुसंधान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा आनुवांशिक जेनेटिक्स का भी समावेश रहेगा। सभी सुविधाओं तथा आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित माधव नेत्रालय प्रियम सेंटर का अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका लोकार्पण दिन सोमवार 27 मार्च 2028 गुड़ी पड़वा को करने की महत्वाकांक्षी योजना है। ये पवित्र संकल्प आप सभी महानुभावों के सहयोग, मार्गदर्शन व आशीष से अवश्य पूर्ण प्राप्त करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कृतज्ञता ज्ञापन। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने कर कमलों से इस प्रकल्प का शिलान्यास करने वाले हैं। परम पूजनीय सर संचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत का मैं हार्दिक आभारी हूं, जिनके आशीर्वाद से सेवा प्रकल्प निरंतर आगे बढ़ रहा है। परम पूजनीय अवधेशानंद गिरी जी महाराज, परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय नितिन जी गडकरी, इस प्रकल्प के प्रणेता परम आदरणीय भैया जी जोशी, वंदनी विशांता कुमारी जी अक्का जी, प्रमुख संचालिका राष्ट्र सेवा समिति, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने सदैव इस ट्रस्ट की संकल्पना को साकार करने में निरंतर मार्गदर्शन दिया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर तमसोमा ज्योतिर्गमय नामक पुस्तक के लेखक माननीय शरद जी अग्निहोत्री का अभिनंदन एवं आभार। इसके साथ माधव नेत्रालय परिवार के सदस्यगण, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के पदाधिकारी, पत्रकार व मीडिया के समस्त बंधुवर, पुलिस विभाग नागपुर, नगर पालिका नागपुर, मेट्रो, विद्युत विभाग, यातायात इत्यादि के अधिकारी वर्ग, समर्पित कार्यकर्ताओं तथा इस आयोजन को सफलता पूर्वक संपन्न कराने में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धेय महानुभावों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इस आयोजन को संपन्न करने में योगदान किया है, उन सभी के प्रति सस्ने सादर आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस समारोह में हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो, कृपया क्षमा करेंगे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन का नाम अब माधव नेत्रालय वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन हो गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए ट्रस्ट शासन का सदैव ऋणी रहेगा।
माधव नेत्रालय चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी नवाल एक आवश्यक कार्य होने के कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके। हमारा ध्येय मंत्र है राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमन। सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है, ये मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। इस विश्वास के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार। हमें गर्व है कि हम आपके समक्ष पुस्तक तमसो मां ज्योतिर्गमय का विमोचन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रेरणादायक कृति लेखक श्री शरद जी अग्निहोत्री द्वारा रचित माधव नेत्रालय की उल्लेखनीय यात्रा को समर्पित है। मैं माननीय अतिथियों से पुस्तक विमोचन हेतु विनम्र निवेदन करती हूं। हृदय से आभार। मैं माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करती हूं कि वे हमें संबोधित करें। हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूं। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें वंदना अर्पित करता हूं। आज के माधव नेत्रालय के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित अखिल विश्व में भारत का परचम लहराने वाले भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, हम सभी के आदरणीय भारत सरकार के मंत्री श्री नितिन जी गडकरी, मंच पर उपस्थित आशीर्वाद स्वरूप स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, आचार्य महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा, डॉक्टर अविनाश जी अग्निहोत्री, उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी को वर्ष प्रतिपदा की, नूतन वर्ष की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ आज आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, इनकी जयंती के निमित्त से उन्हें भी शत शत नमन करता हूं। हम सभी के लिए यह बहुत ही हर्ष की बात है कि माधव नेत्रालय का आज भूमि पूजन हो रहा है। पिछले कई वर्षों से माधव नेत्र पीढ़ी कार्य कर रही है और कई लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम इस माधव नेत्र पीढ़ी के माध्यम से लगातार किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि दृष्टि ये ईश्वर ने दी हुई सबसे बड़ी सौगात है और दृष्टिहीनों को दृष्टि देना, इससे और बड़ी कोई भी सेवा नहीं हो सकती। और हमारे स्वयंसेवकों ने पिछले 30 वर्षों से निरंतर ये सेवा जारी रखी है और इसमें लगातार इजाफा भी हो रहा है। जैसा हम जानते हैं कि आज देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नेत्र सेवा में कार्य की आवश्यकता है और विशेष रूप से अब जब बहुत बड़े पैमाने पर नेत्रदान होने लगा है, लोग केवल संकल्प नहीं लेते तो अपना नेत्रदान भी करते हैं। ऐसे समय ये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की संस्थाएं हमारे देश में और प्रदेश में खड़ी हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि माधव नेत्रालय ये केवल नागपुर, विदर्भ या महाराष्ट्र के लिए नहीं, तो पूरे मध्य भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होने वाली है, जिसके कारण कई लोगों को दृष्टि दोष से मुक्ति मिलेगी, कई लोगों को दृष्टि मिलेगी, कई लोगों को ये
जो भगवान ने दिया हुआ आशीर्वाद है ये प्राप्त हो पाएगा। मैं इसीलिए माधव नेत्रालय के सभी संचालकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ईश्वर का कार्य आपने हाथ में लिया है, इसलिए इसको निश्चित रूप से पूरा करते हुए सेवा का ये कार्य अविरत चलता रहेगा, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और इस अच्छे कार्य में मुझे भी आपने सम्मिलित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फिर एक बार हम सभी की ओर से हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री और अखिल विश्व में जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है ऐसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का आप सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपकी ज्ञानवर्धक वाणी के लिए आभार। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया शिलापट का अनावरण कर इस महायोजना का शुभ शिलान्यास संपन्न करें। इसी के साथ माधव नेत्रालय की रील प्रस्तुत की जाएगी जो हमारी यात्रा और उपलब्धियों की झलक है। सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम। नेत्र सभी इंद्रिय में सबसे प्रमुख इंद्रिय है। संकल्प से सिद्धि की सेवा यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघचालक परम पूजनीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी के स्नेहयुक्त मार्गदर्शन से सभी महानुभावों के दृढ़ संकल्प से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरु जी की पावन स्मृति में उनके जन्म दिवस 25 फरवरी 1995 को नेत्र पेढ़ी का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हुआ। कुछ वर्षों के उपरांत जिसका नामकरण हुआ माधव नेत्रालय। 18 मार्च 2018 गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त पर माधव नेत्रालय सिटी सेंटर का विधिवत लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया गया। आज यहाँ पर 4 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट अर्थात ओपीडी तथा 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर अर्थात ओटी अंतर्राष्ट्रीय सभी उच्च मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिसमें फेम्टोलेसिक ओटी भी शामिल है। पहले मेरे को मोतिया बिंदु का प्रॉब्लम था। पूरा कोई अगर पढ़ने जाओ, कोई काम करने जाओ तो जरा मन नहीं लगता था, सब धुंधला धुंधला नजर आता था। ऑपरेशन के बाद अब सब फिट लग रहा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, दिखता भी है अच्छा। अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये माधव नेत्रालय का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। ये 4 मंजिला भवन अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है तथा नेत्र चिकित्सा के लिए परिपूर्ण है। सामान्य नेत्र परीक्षण एवं उपचार, मोतिया बिंदु ऑपरेशन, कॉर्निया, बाल नेत्र चिकित्सा, नेत्र रोग एवं महंगापन, ग्लूकोमा, अल्पदृष्टि क्लिनिक, सुसज्जित नेत्र बैंक यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आने वाले नेत्र रुग्णों को 70% से अधिक नेत्र चिकित्सा में सुविधा दी जाती है। मोतियाबिंद अल्पदृष्टि व दृष्टि बाधित पुनर्वास केंद्र, कॉर्निया प्रत्यारोपण, समय से पूर्व जन्मे बच्चों के लिए रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी इत्यादि का निःशुल्क उपचार किया जाता है। मैं आंखों से बराबर पहले दिख नहीं रहा था तो मैं गिर जाती थी, इधर उधर थपड़ रही थी कि मैं कहाँ हो। इस मेरे को बहुत परेशानी थी। आप ऑपरेशन किए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे आंखों को भी दिख रहा है। बहुत ही अच्छी देखभाल किए और बहुत अच्छा ऑपरेशन किए। भविष्य में नागपुर वैद्यकीय सेवाओं का केंद्र होगा। उस समय नेत्र सेवा क्षेत्र में सक्षमता से अपना योगदान देने हेतु माधव नेत्रालय ने अब अपने नूतन द्वितीय सेवा प्रकल्प की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। नागपुर के हीना रोड पर स्थित भव्य नेत्र चिकित्सालय के नए वास्तु का सपना साकार करने हेतु प्रयास शुरू किया है। 5.83 एकड़ में फैले 5 लाख स्क्वायर फीट में तैयार हो रहे इस अत्याधुनिक चिकित्सालय में कई आधुनिक उपचार पद्धतियों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर एवं वैद्यकीय कर्मी नेत्र रोगियों के जीवन में नई रोशनी का प्रकाश लाएंगे। मध्य भारत में उत्कृष्ट केंद्र बनाने की दृष्टि से इस नए चिकित्सालय के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी अनुमानित लागत 517 करोड़ रुपए है। इस नेत्र चिकित्सालय में उन्नत नेत्र बैंक, 14 ओपीडी एवं 14 मॉड्यूलर ओटी अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अनेक सुविधाएं यहां प्रदान की जाएंगी।
इस प्रकल्प का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। पूजनीय श्री गुरु जी के कहे मार्गदर्शक विचार के अनुरूप राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः के मंत्र को तन मन धन से अंगीकृत कर निरंतर समाज सेवा की प्रतिबद्धता है माधव नेत्रालय। अब मैं श्रद्धेय डॉक्टर मोहन जी भागवत से आशीर्वचन हेतु विनम्र आग्रह करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन जी, माधव नेत्रालय के मंचस्थ कार्यकर्ता वृंद, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज योग है। डॉक्टर साहब का जन्मदिन, वर्ष प्रतिपदा का सुमुहूर्त। डॉक्टर साहब जन्मे वो रविवार ही था। उनके बाद जिन्होंने संघ की बागडोर संभाली, पूजनीय श्री गुरु जी, उनके नाम का प्रकल्प और प्रधानमंत्री जी का यहां पर उपस्थित होना, ये सारे शुभयोग यहां पर एकत्रित है। और ये सारे शुभयोग एकत्रित होते हैं तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। माधव नेत्रालय के कार्यकर्ताओं की गत अनेक वर्षों की तपस्या के हम सभी साक्षी हैं। तपस्या से पुण्य अर्जित होता है, पुण्य से फल मिलता है, लेकिन वो फल अपने लिए न रखते हुए उसका विनियोग भी लोक कल्याण के लिए ही करना, इस वृत्ति से वो तपस्या आगे चलती है और वैसी ही चल रही है। क्योंकि इसके पीछे जो प्रेरणा है वो प्रेरणा संघ विचार की प्रेरणा है। संघ विचार की प्रेरणा ने वो प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा तो नहीं ही है, भय या प्रतिक्रिया की भी प्रेरणा नहीं है, न कोई मजबूरी है। शुद्ध सात्विक प्रेम, यही वह प्रेरणा है। अपना समाज है, अपने समाज में दृष्टिहीनों के उपचार सबके पास जाए, सबको मिले, ये एक समस्या बनी रहे, ये समाज को शोभा नहीं देता। ये समाज मेरा है, इसलिए मेरा जो भी सामर्थ्य है वो लेके मैं इस समस्या के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, करते रहूंगा, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक। सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जो कार्यरत है, इसी प्रेरणा से कार्यरत है। रामटेक की यात्रा में 1926 में यात्रा के सुव्यवस्थापन के लिए स्वयंसेवकों ने जो काम किया वह भी इसी प्रेरणा से किया, और आज इतने सारे क्षेत्रों में सेवा चल रही है।
छोटे बड़े प्रकल्प उपक्रम सब मिलाकर 1.5 लाख के ऊपर समाज के लिए काम चलते हैं स्वयंसेवकों के, इसी प्रेरणा से चले हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है। बदले में कुछ भी नहीं चाहते, करते जाते हैं। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई, आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। और ये सारे सेवा के काम दया भाव से नहीं चलते। एक तो समाज के प्रति प्रेम है और दूसरे तो वास्तव में समाज में सबको ही दृष्टि देनी है। चर्म चक्षुओं की दृष्टि से संपन्न या उससे रहित ऐसे समाज के लोग 2 प्रकार के हैं। लेकिन सदा सर्वदा जीवन में जो दृष्टि आवश्यक होती है, जीवन में हमको जो कुछ मिला है परिस्थिति के रूप में, उस परिस्थिति का अधिकतम उत्कृष्ट उपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, अपने जीवन को निरामय बनाना, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, ये सारा करने के लिए जो जीवन की दृष्टि चाहिए वो जीवन की दृष्टि ही है। और उस जीवन के दृष्टि का सारा उसमें वर्णन है सेवा। एकांत में आत्मसाधना, लोकांत में परोपकार, ऐसा जीवन सूत्र हमारी परंपरा में है। संघ के संदर्भ में कहेंगे तो 1 घंटा शाखा में स्वयं का विकास और 23 घंटा उस विकास का उपयोग समाज के भलाई के लिए, यही वह दृष्टि है। और वह दृष्टि देने के लिए ये सारे काम चलते हैं। ये सारे काम इसी दृष्टि से चलते हैं, इसलिए उत्तम चलते, और ऐसे ही उत्तम चलते रहेंगे। अनुकूलता पाने के बाद भी, साधन संपन्नता होने के बाद भी करने वालों का भाव यही रहेगा, तब उस साधनों का उपयोग भी अच्छी तरह होकर समाज लाभान्वित होगा। केवल लाभान्वित नहीं होगा, समाज विश्व को लाभान्वित करने के लिए योग्य बनेगा और विश्व के जीवन में अपनी भूमिका को ठीक से अदा करेगा। इन सारे सेवा कार्यों से यही हो, इस इच्छा से स्वयंसेवक काम कर रहे। उसमें से एक यह माधव नेत्रालय का काम है। आज वर्ष प्रतिभागिता के दिन उनको सब प्रकार की शुभेच्छा मैं देता हूं, आपको भी देता हूं। और आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच ज्यादा खड़ा न रहते हुए, क्योंकि उनको सुनने की आज मुझे भी उत्सुकता है, मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए सादर नमन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य शब्दों से हमें आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या आपल्या सर्वांना अतिशय मनपूर्वक शुभेच्छा।
कार्यक्रम में उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी, स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी नितिन गडकरी जी, डॉक्टर अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी, अन्य महानुभाव और उपस्थित सभी वरिष्ठ साथी, राष्ट्र यज्ञ के इस पावन अनुष्ठान में आज मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में आज गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरेह का त्योहार भी मनाया जा रहा है। आज भगवान झूलेलाल जी और गुरु अंगद देव जी का अवतरण दिवस भी है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, इसी कालखंड में हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। मैं इन विभूतियों को नमन करते हुए देशवासियों को नवरात्रि और सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, संघ सेवा के इस पवित्र तीर्थ नागपुर में आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। अभी हमने माधव नेत्रालय के कुल गीत में सुना, अध्यात्म, ज्ञान, गौरव, गुरुता का ये अद्भुत विद्यालय, मानवता रत यह सेवा मंदिर, कण कण में देवालय। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरुजी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है
अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। इससे हजारों नए लोगों के जीवन में प्रकाश फैलेगा, उनके जीवन का अंधकार भी दूर होगा। मैं इस सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों को उनके कार्य की, उनके सेवा भाव की सराहना करता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले, कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। और इसलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1,000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। इससे देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है। उन्हें रोगों की जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा। साथियों, हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2 गुना वृद्धि की है, लेकिन हमने देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई है। देश में मेडिकल सीट्स भी 2 गुनी हुई है। प्रयास यही है कि आने वाले समय में लोगों की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय हमने किया, आजादी के बाद पहली बार हुआ। इस देश का गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसके सपने पूरे हो सके, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में
डॉक्टर बनने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इन प्रयासों के साथ ही देश अपने पारंपरिक ज्ञान को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे योग और आयुर्वेद, इन्हें भी आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन, उसका ये उदाहरण जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज
भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। साथियों, आज जब हम माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है। इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतःदृष्टि भी होनी चाहिए। जब अंतःदृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है। उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था। बहुत कम आयु में ही उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता था? इसका उत्तर यह है कि उनके पास भले ही नेत्र नहीं थे, लेकिन दृष्टि थी। ये दृष्टि बोध से आती है, विवेक से प्रकट होती है। ये दृष्टि व्यक्ति के साथ ही समाज की भी को भी बहुत शक्ति देती है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतःदृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। बाह्य दृष्टि के रूप में हम माधव नेत्रालय को देखते हैं और अंतर्दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं।
और इसलिए हम देखते हैं बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई वनवासी कल्याण आश्रम के कामों को उसको अपना ध्येय बना करके जुटा हुआ है, कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा है, कहीं कोई सांस्कृतिक जागरण के मिशन में लगा हुआ है, कहीं कोई सेवा भारती से जुड़कर गरीबों वंचितों की सेवा कर रहा है। अभी हमने प्रयाग में महाकुंभ में देखा, वहां नेत्र कुंभ में कैसे स्वयंसेवकों ने लाखों लोगों की मदद की। यानी जहां सेवा कार्य वहां स्वयंसेवक। कहीं कोई आपदा आ जाए, बाढ़ की तबाही हो या भूकंप की विभीषिका हो, स्वयंसेवक एक अनुशासित सिपाही की तरह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। कोई अपनी परेशानी नहीं देखता, अपनी पीड़ा नहीं देखता, बस सेवा भावना से हम काम में जुट जाते हैं। हमारे तो हृदय में बसा है, सेवा है अग्निकुंड समीधा सम हम चले, देह महासागर में सरित रूप हम मिले। साथियों, एक बार एक इंटरव्यू में परमपूज्य गुरु जी से पूछा गया कि वो संघ को सर्वव्यापी क्यों कहते हैं। गुरु जी का उत्तर बहुत ही प्रेरणादायी था। उन्होंने संघ की तुलना प्रकाश से की थी, उजाले से की थी। उन्होंने कहा कि प्रकाश सर्वव्यापी होता है, वो खुद ही अकेले सारे कार्य भले न करे, लेकिन अंधेरे को दूर करके वो दूसरों को कार्य करने का रास्ता दिखा देता है। गुरुजी की ये सीख हमारे लिए जीवन मंत्र है। हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करना है, बाधाएं मिटानी है, रास्ता बनाना है। उस भाव को हम जीवन भर सुनते रहें। हर कोई कम अधिक मात्रा में जीने का प्रयास करता रहा। मैं नहीं, तुम, अहम नहीं, वयम, इदम राष्ट्राय, इदम न मम। साथियों, जब प्रयासों के दौरान जब मैं नहीं, हम का ध्यान होता है, जब राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि होती है, जब नीतियों में, निर्णयों में देश के लोगों का हित ही सबसे बड़ा होता है, तो सर्वत्र उसका प्रभाव भी और प्रकाश भी नजर आता है। विकसित भारत के लिए सबसे जरूरी है कि हम उन बेड़ियों को तोड़ें जिनमें देश उलझा हुआ था। आज हम देख रहे हैं भारत कैसे गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। गुलामी की निशानियों को जिस हीन भावना में 70 वर्षों से डोया जा रहा था, उनकी जगह अब
राष्ट्रीय गौरव के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। वो अंग्रेजी कानून जिन्हें भारत के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया था, देश ने उन्हें बदल दिया है। गुलामी की सोच से बनी दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। हमारे लोकतंत्र के प्रांगण में अब राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ है। हमारी नौसेना के ध्वज में भी गुलामी का चिन्ह छपा हुआ था, उसकी जगह अब नौसेना के ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक लहरा रहा है। अंडमान के द्वीप जहां वीर सावरकर ने राष्ट्र के लिए यातनाएं सही, जहां नेताजी सुभाष बाबू ने आजादी का बिगुल फूंका, उन द्वीपों के नाम भी अब आजादी के नायकों की याद में रखे गए हैं। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। विश्व बंधु की ये भावना हमारे ही संस्कारों का विस्तार है। साथियों, आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देखते हैं आज भारत का युवा इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, आज की युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। आज भारत का युवा
देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत के युवाओं ने मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। भारत का युवा लोकल के लिए वोकल हुआ है। एक जज्बा बना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं। यही युवा 2047 के जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए है। और मुझे विश्वास है, संगठन, समर्पण और सेवा की ये त्रिवेणी विकसित भारत की यात्रा को निरंतर ऊर्जा देती रहेगी, दिशा देती रहेगी। संघ का इतने वर्षों का परिश्रम फलीभूत हो रहा है। संघ की इतने वर्षों की तपस्या विकसित भारत का एक नया अध्याय लिख रही है। साथियों, जब संघ की स्थापना हुई तब भारत की हालत भी अलग थी और हालात भी अलग था। 1925 से लेकर 1947 तक वो समय संघर्ष का समय था। आजादी का बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। आज संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बाद देश फिर एक अहम पड़ाव पर है। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। कभी पूज्य गुरुजी ने एक पत्र में लिखा था, मैं अपने भव्य राष्ट्र प्रसाद की नींव में एक छोटा सा पत्थर बनकर रहना चाहता हूं। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। और जैसा मैंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के नवनिर्माण पर कहा था, हमें अगले 1000 वर्षों के सशक्त भारत की नींव भी रखनी है। मुझे विश्वास है, पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुजी जैसी विभूतियों का मार्गदर्शन हमें निरंतर सामर्थ्य देगा। हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। हम अपनी पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार फिर इस मंगलमय नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुमूल्य शब्दों और विचारों के लिए कृतज्ञ हैं। आइए हम सब मिलकर शांति मंत्र का उच्चारण करें और विश्व में शांति, समृद्धि एवं सद्भावना की कामना करें। सुश्री मनीषा काशिकर जी से इस हेतु अनुरोध।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी अतिथियों, आयोजकों और माधव नेत्रालय परिवार का इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए हार्दिक आभार। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।